नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही अंतरिम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनावी साल में पेश होने जा रहे बजट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी साल होने के चलते सरकार का ध्यान देश के हर वर्ग को साधने का होगा। इसके बाद नई सरकार के कार्यभार को संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार का अंतरिम बजट है। ऐसे में ये बजट केवल एक वोट ऑन अकाउंट की तरह होगा और अंतरिम बजट में नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को पेश किया जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन को लेकर कोई दिक्कत ना हो और इकोनॉमी पर भरोसा बना रहे। एक तरफ जहां सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ देश की जनता की निगाहें भी सरकार के आखिरी बजट पर टिकी हैं। किसान से लेकर व्यापारी और नौकरी पेशा बजट पर नजरें टिकाए हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चुनावी साल में सरकार के अंतरिम बजट कैसा रहेगा। क्या टैक्स स्लैब को लेकर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? किसानों के लिए बजट में क्या रहने वाला है? बजट में व्यापारी और युवाओं के लिए क्या खास रहेगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर वर्ग को आस होती है बजट से, क्योंकि साल भर का जो उनका बजट को लेकर हम कह सकते हैं कि एक इंतजार होता है, वो पूरा होने वाला है और हर किसी को उम्मीद भी है कि इस बजट में उनके लिए क्या खास रहेगा। और ऐसे में अगर हम राजनीति की भी बात करें तो भी देखिए चुनावी साल है और ऐसे में बजट को लेकर सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। चाहे हम महिलाओं की बात कर लें, हम किसानों की बात कर लें, नौकरी पेशा वाले लोगों की बात कर लें, ये पूरा का पूरा जो बजट रहेगा एक तरीके से उम्मीद ये जताई जा रही है कि बैलेंस्ड होगा। अब देखना ये होगा बजट के बाद कि क्या खास इस बजट में सामने आता है। ये मांग करते हैं कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिस्टम, ये सेवाएं हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में उपलब्ध कराई जाएं। तो हम बजट में यही आशा करेंगे कि बजट अच्छा है। महंगाई की त्राही त्राही हो रही है, हम महंगाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहेंगे। सरकार बार बार कह रही है कि पेट्रोल के दाम 8 से 10 रुपये डाउन करने जा रहे हैं, लेकिन ये सुनते सुनते हमें 6 महीने हो गए, लेकिन पेट्रोल का दाम आज तक डाउन नहीं हुआ, जबकि क्रूड ऑयल का दाम बहुत नीचे चल रहा है। तो हम सरकार से यही आशा करते हैं कि हमें महंगाई से राहत दिलाई जाए। हम चाहते हैं सरकार हमारे बजट में जो जीएसटी है 18% लगता है, महंगाई ज्यादा होने के कारण कस्टमर हमारे ये प्रोडक्ट खरीदने में आजकल असमर्थ होता है। तो इस हमारी मांग ये है सरकार से, तो इलेक्ट्रिक उत्पादों पे जीएसटी थोड़ा कम करे सरकार, ताकि आम आदमी भी ये इलेक्ट्रिक खरीदने में अपनी भूमिका निभा सके। तो चुनावी साल में बजट कैसा रहेगा, सबको उम्मीदें हैं और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने आप तक पहुंचाई। उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में महंगाई पर लगाम लगे, लोगों की ज़िंदगी, उनकी रसोई से लेकर उनका जो खर्चा है, पूरा ब्यौरा है, वो थोड़ा सा आसान बने। और पैसे के लिहाज से, क्योंकि सबको रहता है कि क्या चीज़ें उनके बजट में हैं, क्या बजट में नहीं है, और यही बजट जब पेश होता है तो लोगों को उम्मीदें होती हैं कि सब कुछ अंडर बजट रहना चाहिए, लोगों की पॉकेट पर कोई बहुत ज़्यादा भार ना पड़े, उनकी सेविंग्स अच्छी खासी हो, इसको लेकर लोगों की उम्मीदें होती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या खास इस बजट में रहता है, क्योंकि अंतरिम बजट पेश करने वाले है मोदी सरकार और सभी पूरे देश की निगाहें देखिए बजट पर लगातार टिकी हुई है। निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से क्या निकालती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अंतरिम बजट कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और इस बजट को लेकर क्या खास चीज़ें रहेंगी, इंडिया न्यूज़ पर भी आप लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम कुछ ओपिनियंस जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रेणु अरोड़ा अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी। मनीष गुप्ता सीए हैं, मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव अरोड़ा उद्योगपति हैं, संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सत्यवान नरवाल किसान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कोशिश की है कि बजट को लेकर जो पहलू होते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र के लिहाज से हो, उद्योग के लिहाज से हो, किसानों को बहुत उम्मीदें हैं बजट से, तो हमने हर प्रतिनिधि को यहाँ पर कोशिश की है कि उनकी ओपिनियन जरूर जानी जा सके। रेणु अरोड़ा जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ, आप अर्थशास्त्री हैं, कैसे बजट को देख रही हैं आप? क्या लगता है आपको कि क्या चीजें आसान रह सकती हैं और क्या मुश्किल आ सकती है लोगों के सामने? जैसा कि हम ये सभी जानते हैं, ये इलेक्शन से पहले का बजट है, तो हम इस बजट में कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइक
2019 वाला फरवरी वाला बजट भी देखिए तो उसमें जो ये वाला बजट आता है इसमें हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, बट हाँ रेवेन्यू नो डाउट डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन की वजह से बहुत अच्छा रहेगा। वहीं कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट जो है, जो सब्सिडीज हमारी जा रही हैं उसको लेके जो है वो बढ़ता नजर आएगा। एंड अगर मैं महिलाओं की बात करूं या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा चला हुआ है, अगर उसमें अगर जो है कुछ राहत मुझे लगता है मिलती भी नजर आ सकती है। किस तरह की राहत रेणु जी? जैसे अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि 1 लाख से ऊपर का जो है उसके ऊपर जो है 10% कैपिटल गेन टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म पे। हो सकता है कि वो एग्जम्पशन लिमिट जो है वो खत्म कर दें एंड उसमें लोगों को एक राहत नहीं मिलती नजर आएगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे बड़े सारे लोग जो हैं शेयर मार्केट से डायरेक्टली जो है इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं और एफडीज में इन्वेस्ट ना करके लोग डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लोग एक उस तरह के लोगों को लॉन्ग टर्म अगर मार्केट में रहना है या हमें एफआईआईज को इसमें सिस्टम में लाना है, तो एक लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल गेन टैक्स पे अगर राहत मिलती है तो उसमें बहुत बड़ा एक इन्फ्यूजन जो है मार्केट में फंड फ्लो जो है रहेगा। दूसरा, मैं पर्सनली एज बीइंग फीमेल गवर्नमेंट से या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करूंगी कि जो लेडीज की वीमेन पर्सनल हाइजीन की जो चीजें हैं उन पे जो जीएसटी है वो लोअर रेट पे हो, ताकि उसको जो हमारे ग्रामीण तबके की महिलाएं हैं वो भी उसको अवेल कर सकें। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गर्ल्स वो लॉन्च होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, जो अभी तक हमारी महिलाओं को या हमारे बच्चों को या हमारी लड़कियों को नहीं मिल पा रहा, बहुत कम हुआ है। तो इसके ऊपर एक बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जो लड़कियां अपने स्टार्टअप्स या नए इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहती हैं उनके ऊपर कुछ उनको ऐसे टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएं ताकि लड़कियां इस फील्ड में भी आगे आके काम कर पाएं। और फाइनेंशियल लिटरेसी के जो कोर्सेज हैं वो भी एज वेल एज इसमें आने चाहिए, ताकि महिलाओं की जो भागीदारी है इस क्षेत्र में और सुनिश्चित की जा सके। प्लस कैपेक्स ग्रोथ तो हम इस बार जरूर देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि इंफ्रा में हमारा बहुत काम हुआ है, रेलवे में बहुत काम हुआ है, डिफेंस में बहुत काम हुआ है। तो नो डाउट जो तरक्की है वो एक पेस पे रहेगी और आगे आने वाले टाइम में रहेगी। अगर हम कोविड के बाद से अब तक की ग्रोथ रेट देखें तो इट्स ऑन मच ऑन हायर साइड, और आगे भी इसी तरह की इंडिया की जो ग्रोथ है वो बढ़ती नजर आ रही है। अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो नेचुरल है कि हमारा डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बढ़ेंगी, लोगों के पास रोजगार और लोगों के उद्योग जो है बढ़ेंगे। हाँ, मैं मान सकती हूँ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ चीजों में हो सकता है कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में कुछ चीजें आ रही हों, बट ओवरऑल बजट में अभी फिलहाल मुझे जो लगता है इसमें ज्यादा से ज्यादा वो फार्मर्स को सब्सिडीज या फार्मर्स वाला काम है। सत्यवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं। सत्यवान जी, वो वेलफेयर बजट, ये जो बजट होगा वो वेलफेयर बजट होगा। ठीक है, उनसे आपने किसानों की अभी बात करी तो सत्यवान जी से ही बात कर लेते हैं। सत्यवान जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट से? देखिए, किसान तो हमेशा उम्मीदों पे जीता है, लेकिन किसान की उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि जब देश आजाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना में जितना बजट खेती बाड़ी में किया गया वो लगभग 14-15% था। किसी भी लिहाज से किसान की देखी नहीं की जा रही, अनदेखी की जा रही है। जैसे खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर या मशीनरी जो भी हम उपयोग करते हैं उसमें जीएसटी 18 से 28% तक इतना भारी भरकम जीएसटी लगा देना, ये किसान तो एक देश का अन्नदाता है। ये कोई लाभकारी वो नहीं है कि भाई इससे लाभ कमाया जाए। लेकिन सरकारें किसान को भी ये मान लिया कि यहाँ से भी सरकारों को आमदनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देश का अन्नदाता है, इसको रियायत देनी चाहिए खाद पे, बीज पे, ट्रैक्टर पे, वो दूसरे उपकरणों पे। और उसमें जो भी सरकार सब्सिडी देती है, जैसे पीछे यहाँ गोहाना में सोनीपत में केस आए, बागवानी जो लगाता है या सब्जी की खेती करता है उसमें जो सब्सिडी दी जाती है, जो कृषि विभाग के अधिकारी, बागवानी के अधिकारी होते हैं, वो सब्सिडी डकार जाते हैं, वो मनमानी करते हैं। पीछे ट्रैक्टर सरकार ने कुछ सब्सिडी में दिए, उसमें कृषि उद्यान विभाग के अधिकारी पहले ही उन कमीशन खोरी तो ले गए, लेकिन उन ट्रैक्टर वालों को आज तक सब्सिडी नहीं मिली। और जैसे किसान ने अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से चली हुई थी, उसमें बीमा कंपनी ने
जहां पर फसल खराब नहीं हुई वहां का तो प्रीमियम लूट लिया किसानों से भी, सरकार से भी। और जहां खराब होगी 6 महीने 8 महीने के बाद में, जो कि कानूनी अवैध है, वो उनका रिजेक्ट कर दिया। ठीक है सत्यवान जी, बातों को सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। किसानों को भी बहुत सारी उम्मीदें, अब देखना ये होगा कि बजट में वो उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। संजीव अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि उद्योगपति हैं। संजीव जी, उद्योगों के लिहाज से अगर हम देखते हैं बजट को, तो आपकी किस तरह की उम्मीद है? अगर हम पिछले बजट की बात करें और इस बजट की बात करें, किस तरह के बदलाव की अपेक्षा आप एक उद्योगपति होने के नाते कर रहे हैं? चाहता हूं कि एज उद्योगपति हेल्थ सेक्टर में मैं पहले ये बताना चाहता हूं, हेल्थ सेक्टर के अंदर आयुर्वेदा के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने इस आयुर्वेदा को बहुत तेजी से आगे लेकर गए हैं और जिस तरह से कोविड के अंदर क्या कहते हैं आयुर्वेदा ने अपना चमत्कार दिखाया है और पिछले 10 साल के अंदर आयुर्वेदा अपना चमत्कार दिखा रहा है और इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूम दे रहा है, बढ़ा रहा है। तो उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जीएसटी बहुत ज्यादा है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए जीएसटी उसमें कुछ प्रोडक्ट्स को फ्री करे और जैसे 28% जीएसटी 18% जीएसटी है वो जीएसटी को कम कर सके, जिससे हमारे पूरे देश के नागरिक उस आयुर्वेदा से लाभान्वित हो सके और हेल्थ सेक्टर के अंदर और ग्रो हो सके। ज्यादा ग्रो होगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी देश के अंदर वो जो हमारी इकोनॉमी है वो ज्यादा काम करेगी। और दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपतियों के लिए और सबके लिए जो डिजिटल करेंसी का किया है लेन देन का, उसके अंदर बहुत अच्छा हो रहा है और नंबर 1 की आय बहुत बढ़ रही है। तो उसके अंदर इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको बढ़ाना चाहिए। इनकम टैक्स का स्लैब कम है जिससे लोगों को इनकम टैक्स देने में अभी दिक्कत है, थोड़ा स्लैब ज्यादा। चलिए, आपका मानना है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ना चाहिए, और इसके लिए हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो और ज्यादा बेहतर, चूंकि इकोनॉमी को समझते हैं तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं मनीष जी? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ। जी, सुन पा रहे हैं अपनी बात। मैं इसमें कहना चाहता हूं, सबसे पहले बजट का नाम सुनते ही लोग कहते हैं टैक्स में छूट क्या। तो जो 2.5 लाख की छूट है, जिस तरीके से सरकार पुराने इनकम टैक्स के सिस्टम से न्यू रिजीम ऑफ सिस्टम में जा रही है और पुश कर रही है लोगों को, तो वहां पुश करने के लिए इनकम टैक्स की लिमिट या तो बढ़ाई जा सकती है, 2.5 से 5 की जा सकती है, 4 की जा सकती है। कुछ लोग कह रहे थे कि 80C की छूट बढ़नी चाहिए। मैं भी कहता हूं बढ़नी चाहिए, लेकिन सरकार जिस तरीके से लोगों को नए रिजीम में पुश कर रही है, 80C में कोई संभावना नहीं है। कुछ छूट बढ़ेगी, लेकिन बेसिक मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख की है वो 4 लाख या 5 लाख तक हो सकती है। तो ये एक ऐसी बड़ी राहत होगी जिससे पूरा मिडिल क्लास, पूरा नौकरी पेशा व्यक्ति इस बजट के सहारे भाजपा इससे लाभान्वित कर देगी उसको। तो ये एक राजनीतिक दांव भी है और एक सोशल बेनिफिट भी दिया आपने, क्योंकि सरकार का जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन बजट से ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है उन्हें ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान बजट है तो बहुत ज्यादा करने का स्कोप नहीं, ये उनके हिस्से में है, वो ऐसे कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी किसान भाई ने कही सोनीपत से, गोयाना से कही कि किसानों को कुछ नहीं मिलता। तो जी, किसानों के लिए पहले के मुकाबले हर बार बजट बढ़ता ही जा रहा। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना ये चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि किसान सम्मान निधि में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। मेरा अंदाजा है 20-25%, 7,500 या 8,000 तक किसान सम्मान निधि में बढ़ने की संभावना है। अब बात राम जी जो कह रहे हैं सोनीपत से कि भाई मेडिकल के क्षेत्र में, आयुर्वेद में, तो मैं आपको बता दूं सरकार का इस बार बड़ा गहरा विचार ये है कि जिस तरीके से पूरे देश में आयुष्मान योजना चली, राजस्थान में जिस योजना के बेसिस पे कांग्रेस के वोट आए, तो मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। लगभग सब जगह सरकार गरीबों को फ्री दवा, फ्री इलाज दे रही है। तो ऐसे में मेडिक्लेम बढ़ाना बनता है,
और अगर मेडिक्लेम नहीं बढ़ाना बनता है, जिस तरह से तो मनीष अगर जी आप बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में क्रांति हो रही है, लेकिन क्रांति के साथ साथ आवाजें ये क्यों उठ रही हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है, साथ साथ ये चीजें भी निकल कर सामने आ रही हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहता, अगर मेडिक्लेम की राशि पर जो डिडक्शन है 80D में, अगर वो डिडक्शन इनकम टैक्स का 80D में अगर वो डिडक्शन 50% बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो न केवल इसका लाभ होगा बल्कि जो मेडिकल सेक्टर है, आयुर्वेदिक सेक्टर है, होम्योपैथिक सेक्टर है, तिब्बी है, इन सबको बड़ा बेनिफिट होने की संभावना है। तो मेडिकल में आप उम्मीद करिए, मेडिकल में बेनिफिट की संभावना है। वहां पर मुझे लगता है जीएसटी में भी कमी होनी चाहिए, पर बजट में जीएसटी का टॉपिक डिस्कस नहीं होगा। इसलिए रेणु जी की जो एक्सपेक्टेशन है महिलाओं के मामले में हाइजीन के मैटर्स में कुछ रिडक्शन हो, हाँ जीएसटी की अगली मीटिंग में सरकार इस पर कुछ कर सकती है, लेकिन एटलीस्ट इस बजट में संभावना नहीं है। इसके अलावा महिलाओं के रोजगार पर सरकार के पास दो ऑप्शन है, या तो महिलाओं को रोजगार बढ़ाए, या महिलाओं को टैक्स में छूट दे, या महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दे। सरकार इसमें से कोई ना कोई एक बड़ा काम करने वाली है, ऐसा मेरा अंदाजा है। ठीक है। अब आई महंगाई की बात। हाँ। देखिए, अगर आप किसी भाजपा प्रवक्ता से ये बात पूछेंगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएगा कि महंगाई का उसका काउंटर रिप्लाई क्या है। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आंकड़ों की बात करूंगा। अगर हम 2014 जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली और आज उसका कंपैरिजन करें तो बहुत महंगाई नहीं बढ़ी है। दरअसल महंगाई जो मेजरली जो बढ़ी है वो बढ़ी है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। और सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों पर जिस तरीके से जो है ढील छोड़ रखी है, सरकार ने उससे पैसे बहुत कमाए हैं, और उस पैसे कमाने से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है। जिस तरीके से 5 साल तक कोई इनकम टैक्स में छूट नहीं दी, जीएसटी पे लगाम कस के चले, टैक्स कलेक्शन बेहतर किया, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सेक्टर में सरकार टाइट रहना चाहती है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल पर अभी तक कोई छूट नहीं दी है। आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए कोई छूट दे दे, लेकिन बहुत उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं जिस तरह चीजें ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, महंगाई के मोर्चे पर कोई राहत मिलने की संभावना अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर रेणु अरोड़ा से भी इसको लेकर मैं कमेंट ले लेती हूँ। देखिए रेणु जी, जिस तरह से मनीष जी कह रहे हैं कि महंगाई के लेवल पर बहुत ज्यादा छूट मिलने की संभावना लोगों को नहीं नजर आ रही है, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि बहुत सारी आंकड़े जो हैं वो मनीष जी की तरफ से गिनवाए गए हैं और एक फेरबदल की संभावना तो दिख रही है। आपको क्या लगता है कि क्या खास ऐसे बदलाव हो सकते हैं रेणु जी अब की बार के बजट में, जो पिछले बजट से अलहदा भी हों, अलग भी हों और लोगों के लिए थोड़े फायदेमंद भी हों? जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बजट से इलेक्शन से पहले का बजट है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखने वाला, कोई महंगाई पे बहुत ज्यादा कोई असर नहीं दिखने वाला। बीच बीच में गवर्नमेंट अपनी अनाउंसमेंट जो करती रहेगी उससे कुछ थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिलेगी, या सब्सिडीज की कुछ अनाउंसमेंट होगी, बट ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो जो चल रहा है उसमें महंगाई में अभी कोई राहत जो है वो दिखती नजर नहीं आ रही है। एंड मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो इस कोविड के बाद से ज्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो अगर स्पेंडिंग पावर बढ़ी है तो लोगों को महंगाई कहाँ लग रही है? अभी जैसे गैस कनेक्शन में या गैस सिलेंडर में गवर्नमेंट ने पैसे कम किए हैं, ठीक है ना, तो वो उस तरह से मुझे अभी महंगाई में, अगर आप ओवरऑल जैसे लोग महंगाई की बात करें तो महंगाई में भी कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही, कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जो जैसे है वो वैसे ही चलेगा। एक बार इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद चीजों में जो है वो ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। ठीक है, सत्यवान जी से भी ओपिनियन ले लेते हैं। सत्यवान जी, आपने कहा कि किसानों को हर बार उम्मीद बहुत होती है लेकिन मिलता बहुत कम है, लेकिन मनीष जी ने आंकड़ों के जरिए बहुत सारी बातें गिनवा दी। अब आपकी इसके अलावा क्या उम्मीद है? क्योंकि बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से हो रही हैं किसानों के लिए भी, और हर बार जिस तरह से मनीष जी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बढ़कर ही मिलता है किसानों को। देखिए, किसानों के लिए खेती करने में पानी की सबसे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो नहरों, हमारे इलाके में हरियाणा में सभी जगह जमीन में मीठा पानी नहीं है, बहुत सारे इलाके नहरों के भरोसे हैं। उस नहरों के खाल हैं वो सारे के सारे टूटे पड़े हैं। तो सरकार ने नहरों, हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए उसके लिए करना चाहिए। खाद, बीज और दवाई और डीजल, ये चीजें किसान को मार रही हैं।
और महंगी तो मिल रही है, ऊपर से नकली और मिल रही है। हमारा अनुरोध है कि किसान को जिंदा रखने के लिए, इसको भी खड़ा होने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है सब्सिडी देने की, किसान ताकि जिंदा रह सके, इस देश का पेट भर सके। लेकिन ये राजनीतिक जब समय आता है तो किसान और मजदूर याद तो आते हैं, लच्छेदार भाषण भी देते हैं, लेकिन वास्तव में धरातल में किसानों के लिए कोई भी सरकार ने अच्छा ठीक है। मनीष जी कुछ कह रहे हैं। मनीष जी, कहना चाह रहा हूं, जब तक हम किसानों को बिजनेसमैन नहीं बना देते, जब तक हम खेती को इमोशनल फ्रंट से हटाकर प्रॉफिटेबल फ्रंट नहीं बना देते, ये विरोधाभास रहेगा। आज सच ये है कि किसान एक कमजोर अवस्था में है कि जो किसानी कर रहा है वो मजबूरी में किसानी कर रहा है, क्योंकि उसे अपना पेट पालने के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस भरी सर्दी में जब वो खेत पे सोता है तो हम समझ नहीं सकते कि उसका हाल क्या है। लेकिन हमें खेती को इमोशनल फ्रंट से हटकर बिजनेस फ्रंट में जोड़ना पड़ेगा। इस देश का दुर्भाग्य है, जैसे ही कोई सरकार इस विषय में बात करती है हम इमोशनल हो जाते हैं और ये हम अन्नदाता कह के किसान को कमजोर बनाए रखना छोड़ना चाहते हैं। मैं मनीष जी की बात से बिल्कुल एग्री हूं कि जब तक किसान अपने बारे में खुद नहीं सोचेगा और नई इनोवेशन अपनी खेती में या चीजों में नहीं लेके आएगा, एज वेल एज उसमें सरकार की सपोर्ट की भी जरूरत है कि उस इनोवेशंस के लिए किसानों के लिए लेक्चर सेशंस वो चीजें अरेंज करे, तो किसान कहीं का कहीं पहुंच सकता है। सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बन के रह जाएगा वो। ठीक मैडम जी, मेरा ये कहना है, जब सरकार उद्योगपतियों के 15-15 लाख करोड़ माफ कर सकती है तो किसानों के लिए भी अब उठने के लिए कुछ न कुछ ऐसी राहत की जरूरत है। कोई बैंक से अगर लोन लेने लगे किसान, 1 एकड़ जो 50 लाख रुपए जिस खेत की कीमत है, मात्र 1 लाख रुपए लोन मिलता है, और उद्योगपतियों को 1 एकड़ पे पता नहीं 100 करोड़ लोन मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, सोचने का विषय है। अच्छा, संजीव जी से इस पर ओपिनियन ले लेते हैं। संजीव जी सुनिए, ये गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जिन लोगों ने, देखिए, लोन देना सरकार का काम नहीं है, लोन बैंकें देती हैं। जो आप कह रहे हो हजारों करोड़ के लोन माफ कर दिए, आज तक किसी का भी कोई लोन माफ आज तक नहीं हुआ। वो किसी भी व्यापारी का लोन माफ नहीं हुआ। फर्क ये है कि पुराने समय में नेताओं के इंटरवेंस की वजह से, बैंक में कर्मचारियों और नेताओं के करप्ट प्रैक्टिस की वजह से लोन अंधाधुंध बांटे गए, और ऐसे किसानों के साथ भी हुआ है। हजारों करोड़ के लोन किसानों के भी माफ हुए हैं, पर हमें इस माइंड सेट से निकलना होगा कि हमारा लोन माफ कर दो। आप ये कहो कैसे हम खेती को प्रॉफिटेबल बनाएं। फर्क क्या है? जो गेहूं आज 60 रुपए किलो मिलता है, 50 रुपए किलो मिलता है, अगर वो 100 रुपए किलो मिलेगा। संजीव जी एक छोटा सा रिएक्शन बहुत संक्षेप में आपका चाहेंगे। मैं मनीष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैडम की बात से भी। किसान को हमें प्रॉफिटेबिलिटी में लाना ही पड़ेगा, और किसान को के लिए बहुत योजनाएं सेंट्रल सरकार ने चालू करी हैं। उन योजनाओं के बारे में इनको पता चलना चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, और इनको बढ़ावा देना चाहिए। जब तक किसान कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग और चीजों में नहीं आएगा तो किसान कैसे बढ़ेगा? क्योंकि किसान कहता रहेगा मेरा कर्जा माफ करो, मेरा कर्जा माफ करो। चलिए, हमें कर्जा माफ नहीं करना। ठीक है, हर क्षेत्र में नवाचार जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया। और कोशिश की हमने कि हर तबके से बात आप तक पहुंचाई जाए, बजट को लेकर क्या ओपिनियन है, क्योंकि हर किसी को उम्मीद होती है कि बजट जो है वो उनके लिए खास रहे, उनको, उनकी जिंदगी को, उनके पॉकेट को थोड़ा सा आसान बनाए। अब देखना ये होगा कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है और उससे कौन सा वर्ग कितना संतुष्ट होता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।